न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ उसमें शामिल है उस सोच में। तो अब ये मामला बहुत सीरियस हो जाता है। इसको अब हमें समझना जरूरी है। देखिए 17 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एमओयू साइन किया था शांति के लिए ईरान के साथ। अगर आप वो एमओयू देखिएगा उसमें 14 पॉइंट है, उसमें बिल्कुल साफ है। उसमें पॉइंट वो है जो ईरान चाहता था। ईरान जंग जीत चुका है और उसको पढ़ते ही समझ में आता है एमओयू को कि यूएस मिलिट्री की शिकस्त हो गई है और प्रेसिडेंट ट्रंप साइन कर रहे हैं एमओयू पे। प्रेसिडेंट ट्रंप निकलना चाहते हैं वेस्ट एशिया से, उनने वो साइन किया क्योंकि मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है, कन्वेंशनल ऑप्शंस। बट दिक्कत क्या हुई, उनको फिर से लड़ाई शुरू करनी पड़ी। और उसका कारण क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी सोचे, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स कुछ भी सोचे, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा पावर्स है और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ये कबूल नहीं करेगी कि अमेरिका की मिलिट्री अव्वल नंबर की नंबर 1 मिलिट्री दुनिया में नहीं है। अब जब मैं बोलता हूं अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, इसमें ये सब आ जाते हैं। अमेरिकन कांग्रेस आ गई, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आ गया, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज आ गई, उनकी मेजर मीडिया हाउसेज आ गए, उनके खास खास थिंक टैंक्स आ गए, स्टॉक एक्सचेंज आ गई, ये सब शामिल है क्योंकि इनके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका नंबर 1 मिलिट्री पावर बनी रहे। और इसका इतिहास है जो थोड़ा सा हमें समझना ज़रूरी है। देखिए जब अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के खिलाफ, तब ये बताया गया था हमें कि वो न्यूक्लियर वेपन की वजह से जापानीज ने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, सब कुछ खत्म हो गया। ये गलत है। जिसने भी वर्ल्ड वॉर 2 थोड़े भी ध्यान से पढ़ी है उसको समझ में आ जाएगा कि जापानीज फोर्सेस तो शिकस्त हो चुकी थी, वो तो सरेंडर कर ही रही थी। न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल क्यों करने की जरूरत पड़ी? उसका देखिए कारण ये है कि अमेरिका एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रहा था जिसका नाम है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे 2 तरीके के, एक यूरेनियम को लेकर और एक प्लूटोनियम को लेकर, 2 टाइप के। और उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने ये बयान दिया था कि हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट पे करीबन $2 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं और $2 बिलियन 1945 में बहुत बड़ी रकम थी। ये प्रोजेक्ट उससे बहुत पहले शुरू हो गया था। तो अब उनको वो प्रोजेक्ट टेस्ट करना था, इसलिए अमेरिका ने एक बॉम्ब नहीं फेंका जापान पे, एक ही काफ़ी था। अगर उनको सरेंडर ही करवाना था 2 बॉम्ब फेंके गए। नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहरों पे जापान के बॉम्ब फेंके गए क्योंकि एक बॉम्ब जो टेस्ट हुआ वो यूरेनियम का था, दूसरा प्लूटोनियम का था। वो टेस्ट हो गए। वो उसको कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मरे, करीबन 2.5 लाख लोग मर गए और बहुत तबाही हुई, जिसका सबको इल्म है। और हासिल क्या किया अमेरिका ने? सोवियत यूनियन को ये बता दिया कि देखिए हम नंबर 1 मिलिट्री पावर हैं दुनिया के। वो दूसरी बात है, साथ साथ उनके ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स होते हैं, वो हर बार चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था। उसकी कोई अहमियत नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की बात है। तो उन्होंने उस समय न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे, दोबारा करे। दोबारा बताता हूँ, 1950s में फिर से एक बार असेस करा गया कि यूएस मिलिट्री सोवियत मिलिट्री से कम हो गई है। सोवियत मिलिट्री जो है उसकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, मतलब उसके पास कितने टैंक्स हैं, कितने गन्स हैं, कितने शिप्स हैं, वो अमेरिकन मिलिट्री से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब फिर से 2 ऑप्शंस दिए गए उस समय जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट एजेनहार को, कि एक तो हम ये कर सकते हैं कि ज़्यादा पैसे खर्चेंगे और हम इनकी मुकाबला करते हैं, इनको मैच करते हैं। जितने इनके पास टैंक है उतने हम बनाते हैं, जितनी इनके पास एयरक्राफ्ट है हम बनाते हैं। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये बताया गया
कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बैटलफील्ड में ले आते हैं। अमेरिका पहला मुल्क था जिसने वहां पर बम फेंके सिविलियंस पे। पहला मुल्क है जो कि सोच में लाया बैटलफील्ड पे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। सोच ये थी कि जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं सोवियत यूनियन की, इससे पहले कि वो लाइन ऑफ कांटेक्ट पे जहां लड़ाई चल रही है वहां आए, हम ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फेंक के उनको वहीं पे पहले खत्म कर देंगे। तो इसको अमेरिकन्स बोलते हैं फर्स्ट ऑफसेट स्ट्रैटेजी, कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ले आए और हम नंबर 1 बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब तक 1970s आया, अब सोवियत यूनियन बड़े बॉम्ब में छोटे बॉम्ब जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है बराबरी के हो गए अमेरिका के, और साथ में फिर से एक बार उनकी जो कन्वेंशनल ताकत थी वो अमेरिका से ज्यादा थी। तो अब अमेरिका को फिर कुछ करना था एस्टैब्लिशमेंट को नंबर 1 बनने के लिए। तो अब उन्होंने ये सोचा कि देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में स्पेस अंतरिक्ष की मदद से हम लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल प्रिसिशन म्यूनिशन फायर करेंगे। मतलब लंबी रेंज के एक्यूरेट मिसाइल्स जो कि गाइड हो रही हैं स्पेस से, उस पे हम फायर करेंगे। आइडिया यही रहेगा कि जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है सोवियत यूनियन की, इससे पहले कि वो फ्रंट लाइन पर आए, उनको हम इस तरीके से खत्म कर देंगे। ये सेकंड ऑफसेट स्ट्रैटेजी बन गई, मतलब हम फिर नंबर 1 है। जब तक 2010 हुआ, अब अमेरिका की फौज ने ये निकाला नतीजा कि जो चाइनीज की मिलिट्री है जिसको हम PLA बोलते हैं वो हमारे बराबर की हो गई है। तो अब क्या करें, हमें नंबर 1 रहना है। अब उन्होंने थर्ड ऑफसेट स्ट्रैटेजी करी कि हम अपनी मिलिट्री के अंदर जो है, हम इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमी लाएंगे, जो हम जानते हैं हो रहा है। पर हो क्या रहा है कि आज PLA इसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है US मिलिट्री से, बट ये एक अलग की कहानी है। तो इस सारी बात से ये बात तो तय हो गई कि US एस्टैब्लिशमेंट को ये मंजूर नहीं था। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो साइन कर आए हैं MOU पे, तो लड़ाई बंद नहीं होगी और कोई जरिया भी नहीं है कन्वेंशनल कैपेबिलिटी से। तो मैं समझता हूं ये जो जिक्र किया है ये रिपब्लिकन लीडर ग्रीन ने, आज अमेरिका के अंदर जो सोच है वो ये है कि हमारी जो 50,000 फौज है वेस्ट एशिया में जो 19 एयर बेसिस पे है, अगर वो वहां से हट भी जाती है, जो हटेगी, पर अगर हमारा कब्जा रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जिसको हम बोल देंगे ये हमारा है, तो पेट्रो डॉलर कायम रहेगा।